देवदार मौन नहीं है। ये मौन की भाषा नहीं है। ये मौन का अध्यात्म है, ये मौन का धर्म है। जब मौन लिख दिया हमने तो वो मौन नहीं रहा। देवदार मौन नहीं है। चलती तरह तरह की कारें कवि के सामाजिक पात्र बन गई हैं। कार से पहचाना जाने लगा है आदमी। कार के लिए जंगल, जमीन और जमीर सब बिकने लगा है। कार ने आदमी को अपनी तरह लोहे, रबड़ और फाइबर का बना डाला है, संवेदनहीन मशीन। और इनकी कविता जो है, जैसे दिल बहादुर कविता पढ़ते हुए ये खुद रो पड़े थे, तो घासनियों का जो जिक्र इन्होंने किया है, मेरे लिए वो भी बहुत मार्मिक था। जब ये कहते हैं कि पहाड़ी औरतों की परीक्षा स्थली हैं घासनियां, तो ये उसको महसूस करना। और इनकी कविता जो है एक ठोक का आलू मैदान, ये अपने आप में हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का एक जीता जागता चित्र है ये कविता। और ऐसी ही कविता मेहरू आवाज, जो लंबी कविताएं हैं, ये दोनों कविताएं, इनमें एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, वो है संस्कृति का स्वर्गवास। संस्कृति का स्वर्गवास। और मुझे लगता है स्वर्गवास भी इन्होंने लिहाज किया है तो नरकवासी। सो संस्कृति का स्वर्गवास, ये इसके साथ भी बहुत सारी कविताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जब ये बूढ़ों के बारे में कविताएं लिखते हैं कि पेड़ बूढ़ा हो गया है और गांव के बूढ़ों को गले लगाकर वो रोना चाहता है। और जो अस्पताल में पड़े हैं बूढ़े, उनका दर्द, उनका जीवन, और जो अस्पताल से बचकर घर आ गए हैं बूढ़े, उनकी स्थिति कि उनका जो परिवार है वो खर्च का हिसाब किताब लगाने लग गए हैं कि जब ये मर जाएगा बूढ़ा तो कितना खर्चा होगा, कितने वो अकेले हैं। तो ये जो है, ये सारा संस्कृति का स्वर्गवासी है। और जब वो लिखते हैं नौजवानों के से निराश, कहते जो उस टीले पर मुंह ताते हैं जहां उनके बुजुर्ग नहीं जाते थे नंगे पांव। जब ये दो शब्द हैं, बूढ़ा और बुजुर्ग, जब ये उनके दर्द की बात करते हैं, उनके संघर्ष की बात करते हैं, तो बूढ़ा पर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जहां विरासत की बात आती है वहां बुजुर्ग शब्द है। ये दोनों में इन्होंने बहुत खूबसूरती से जो है वो इसमें पेश किया है। मैंने काट दिया है, जो मैंने पॉइंट्स नोट किए थे, जो पहले कहे जा चुके हैं वो मैंने काट दिए हैं। और इनके बारे में, इनकी कविताओं के बारे में, जो मैं गुरु नानक साहब की बाबर वाणी की बात जब मैं कर रही थी कि पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए कवि को, यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये पॉलिटिकल नहीं है। तो ये कॉन्शियसली पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल होकर भी ये पॉलिटिकली करेक्ट है। इनकी कविताओं में से ये इनकी एक कविता है, पाप के साम्राज्य में बदल चुके हैं शब्द अपना अर्थ, जैसे पाप अब उतना भारी और घृणित शब्द नहीं रहा। लोग पाप देखने के अभ्यस्त बनाए जा रहे हैं। पुण्य के प्रचारक तक नहीं बच पा रहे पाप के आकर्षण से। ना अखबार ना टीवी है पुण्य का हिमायती। ऐसे में कहीं यदि पुण्य बचा है उसकी जय हो। तो ये एक जिस सिस्टम में वो रह रहे हैं, जो समकालीन हालात हैं, उनके ऊपर काफी
सशक्त टिप्पणी है इनकी। लेकिन इसमें जो मैंने जहाँ से बात की थी, जो सबसे खूबसूरत बात इनकी कविता में है वो है अध्यात्म, जिसको सहगल साहब अध्यात्म कह रहे हैं। मैंने उसको धर्म कहा है क्योंकि धर्म हमें जल्दी समझ आता है शब्द। तो धर्म, कवि का धर्म क्या है? हम धर्म के नाम पे जब तीर तलवार निकाल लेते हैं, एक तो वो धर्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो धर्म है। लेकिन मोहन साहिल की कविता पढ़ो तो धर्म का बहुत ही खूबसूरत वर्णन आपको इन कविताओं में मिलेगा। मैंने थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है कि कवि के लिए धर्म पहाड़, बर्फ, खेत, नदी, पहाड़ के देवता, बुजुर्गों की विरासत और मानवीय कदरों कीमतों के में समाया हुआ है। पहाड़ के देवता को खेतों से ऊंचे घर वाले जमींदार ले आए थे और उसकी पूजा होने लगी और हजारों मेमने बलि चढ़ा दिए गए उसकी पूजा में। अब ये देवता उन्हीं खेतों में वापस लौटना चाहता है। ये धर्म की परिभाषाएं हैं मोहन साहिल की कविता में। कवि का धर्म वो जंगली फूल है जो किसी देवता को नहीं चढ़ना चाहता, बीज बनना चाहता है। और बीज भी धर्म और अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। कवि के लिए धर्म पहाड़ों में प्रेम है, रूहानी इश्क है। कवि इस प्रेम में प्रकृति से, कायनात से एक हो गया लगता है। कवि के लिए धर्म वो बर्फ है जो सूरज से बचकर पहाड़ की दरारों में सदियों से छिपी है बर्फ, पृथ्वी को ताप से बचाने के लिए। कवि के लिए धर्म एक अच्छा दिन है, जिस दिन जब सर्द मौसम में सूरज निकलेगा, तपती गर्मी में बादल बिना गरजे आएंगे। गांव के खेत में लगेगी संसद, गांव के खेत में लगेगी संसद, लोगों को सुना जाएगा। शब्दकोश में से आंसू शब्द हट जाएगा। चिड़ियां आकर हथेली से गेहूं का दाना चुग कर ले जाए। और मोहन साहिल जी की कविता संसार पर आपने इतना सूक्ष्म और सार गर्भित विवेचन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंचते हैं और वक्त की नज़ाकत भी कुछ ऐसी है। मैं ज़्यादा औपचारिकता का निर्वहन न करते हुए सिर्फ अपने वरिष्ठ सदस्य ओम भारद्वाज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मंच का गठन मधुकर भारती जी ने उस समय किया था जब थ्यो की धरती पर साहित्य का दूर दूर का नाता नहीं था। इस फुलवाड़ी में, इस बगिया में तरह तरह के फूल खिले, दूर दूर से भी लोग जुड़े और साहित्यिक आयोजन को आयाम दिया गया। बहुत से आयोजन ठियोग में ही हुए, ठियोग से बाहर भी हुए, शिमला हुआ, बिलासपुर हुआ, सोलन हुआ, किन्नौर तक हुआ। और नए नए लोग, नए कवि, नए कहानीकार इस मंच से जुड़े। सभी यहाँ उपस्थित बुद्धिजनों का धन्यवाद करता हूँ जो इस आयोजन में उपस्थित हुए और सर्जक, मंच और आधार प्रकाशक के इस संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ उसकी शोभा जिन्होंने बढ़ाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।